अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। हेज, इसकी जो न्यूमेरिकल कैलकुलेशन है ना मुश्किल वाली, वो है बीएफडी। ये बीएफडी का टॉपिक है पूरा। रिपोर्टिंग की हद तक उतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, इसमें जो मुश्किलें फ्यूचर फॉरवर्ड में होती हैं उतनी मुश्किलें नहीं है, लेकिन बहरहाल न्यूमेरिकल सवाल हो तो फिर अच्छा, हेज का ना एक मेन कॉन्सेप्ट बताता हूं और फिर अकाउंटिंग की तरफ चलता हूं। बल्कि जो मिसाल जो लोग बीएफडी में पढ़े हैं मुझसे, जो बीएफडी में मिसाल देता हूं वही दे देता हूं। एक खिलाड़ी को ना पहले मैच फीस मिला करती थी, पहले जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था। ये मैं आपको सिर्फ हेजिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं, मिसाल तो जुए की दे रहा हूं, लेकिन बहरहाल हेजिंग का कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। एक खिलाड़ी को पहले मैच फीस मिला करती थी 10 लाख। ये लोग हारने लग गए तो पीसीबी ने कॉन्ट्रैक्ट रिवाइज कर दिया। वो हारी जा रहे हैं। तो पीसीबी ने कहा कि अगर तो तुमने जीता तो तुम्हारी फीस और होगी, और अगर हार गए तो फीस और होगी। जीते तो 15 लाख देंगे, हारे तो 5 लाख देंगे। फीस चेंज हो गई। अब इस खिलाड़ी को रिस्क ये है कि फीस पता नहीं क्या होगी, 5 लाख भी हो सकती है, 15 लाख भी हो सकती है। ये उसको रिस्क है। तो उसने इस रिस्क को कवर करने के लिए काम ये किया, उसने कहा ठीक है जी, कबूल है, और उसने जाके पाकिस्तान के हारने पे जुआ लगा लिया। जुआ लगा लिया 5 लाख रुपए का कि टीम हारेगी। 5 लाख रुपए जुआ लगा लिया कि टीम हार जाएगी। ये अलग कॉन्ट्रैक्ट है, ये उसका अलग एक्शन है। अब रिजल्ट ये निकला कि टीम वाकई मैच हार गई। तो इसको फीस कितनी मिली है? 5 लाख। और चूंकि टीम हार गई तो जुआ जीत गया, शर्त जीत गया, तो इसको जुए में 5 लाख मिल गए। और अगर टीम जीत गई तो इसको फीस कितनी मिली? 15 लाख। लेकिन ये जुआ हार गया, शर्त हार गया, तो 5 लाख इसको देने पड़े। तो ये जो लाल वाली शर्त लगाई, इस शर्त से रिजल्ट क्या निकल रहा है कि जिस चीज से वो डर रहा था उसने उसी पे जुआ लगा लिया कि अगर तो वो हो गया जिससे वो डर रहा है तो ये जुआ उसको कंपनसेट कर देगा, और अगर अच्छे हालात हो गए तो चलो कोई बात नहीं, जुआ उसको भी कंपनसेट कर देगा। यानी वो जो ऐसे जाना एक्सपेक्टेशन था, जुआ उसको स्टेबल कर देगा, हेज कर देगा, रुकावट लगा देगा। तो हेजिंग का कॉन्सेप्ट होता है कि बिजनेस जब अपने फ्यूचर में किसी होने वाली ट्रांजैक्शन से डर रहा होता है, अनसर्टेनिटी की वजह से प्राइसेस चेंज हो जाएंगी, फॉरेन करेंसी का एक्सचेंज रेट चेंज हो जाएगा, इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएंगे, तो वो बिजनेस अपने उस डर से जो नुकसान हो सकता है, अच्छा फायदा भी हो सकता है, लेकिन है तो डर ही ना, मतलब बेशक फायदा हो तो खुशी से तो हार्ट अटैक हो सकता है ना। तो वो इस अनसर्टेनिटी से डर रहा है। इस अनसर्टेनिटी की वजह से जो गेन लॉस हो सकता है, उस गेन लॉस से बचने के लिए हेजिंग का इस्तेमाल होता है। तो जिस चीज को हेज करना है, जैसे अगर किसी बिजनेस के पास इन्वेस्टमेंट है शेयर्स में और उसका प्लान है इसको कुछ अर्से बाद बेचने का, तो ये उसका फाइनेंशियल एसेट है। डर क्या लग रहा है कि कल जब बेचने जाएगा तो प्राइस कम हो जाएगी। तो ये जो उसकी इन्वेस्टमेंट है ना, इसको हेज करना चाह रहा है, तो इसको कहेंगे हेज्ड आइटम। और वो इसकी हेजिंग उन 4 में से किसी एक से करेगा, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शंस, स्वैप। इनमें से जिसको यूज करेगा वो है हेजिंग इंस्ट्रूमेंट। तो हेज्ड आइटम जिसकी हेजिंग करने लगे हैं, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट जिससे हेजिंग करने लगे। और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट वही जो डेरिवेटिव पढ़ाए थे पिछली क्लास में। तो हेजिंग का मेन कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी वेरिएबल के कल को चेंज होने से डर लग रहा है, जिससे हमें फायदा नुकसान हो सकता है, तो उससे हम अगर बचना चाह रहे हैं तो बचने का तरीका है हेजिंग। और जिस चीज की हेजिंग करना चाह रहे हैं वो हेज्ड आइटम है, और जिससे हेजिंग करना चाह रहे हैं मतलब फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, वो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है। अगर ये लिखना चाहें तो ऊपर लिख लें, फिर किताब से बताता हूं जो बताना है।
लिखी बात। अच्छा, हेज होता है अकाउंटिंग के एतबार से, बल्कि आप चैप्टर में आए, सेट 5 पे हूं मैं, सेट 5 चैप्टर में पेज 30, चैप्टर पे पेज 30, सेट 5 पढ़ा रहा हूं, चैप्टर पेज 30। जी पहुंचे। अच्छा, इसके ना तकरीबन मिड में, इस पेज 30 के तकरीबन मिड में हेडिंग दी हुई मैंने, हेज अकाउंटिंग। हेजिंग क्या है? हेजिंग है ये जो हमें रिस्क है, रिस्क इस बात का जो लॉस हो सकता है, कल को गेन भी हो सकता है, लेकिन असल में हम इस टेंशन से बचना चाह रहे हैं, तो इसको कवर करने के लिए, इसको रोकने के लिए होती है हेजिंग। अब अगर हेजिंग होती है तो उसके लिए कुछ अकाउंटिंग की जरूरत है। हेज अकाउंटिंग फॉलो करनी है कि नहीं करनी है, इसके कुछ थ्योरेटिकल स्टेप्स हैं, पेपर में अंडरस्टूड है कि पूरे हुए होते हैं। वैसे नॉलेज के लिए सिर्फ आप देख लें इनको, अदरवाइज पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टेप्स पूरे हो रहे हैं तो ही हेज का सवाल है। ये हेज अकाउंटिंग की मैंने एक ब्लैक शेडेड हेडिंग दी हुई है और लिखा हुआ है कि हेज अकाउंटिंग तब फॉलो होगी जब फॉलोइंग कंडीशंस पूरी होंगी, ए बी सी, और सी के आगे फिर पॉइंट 1 2 3 है। एक बार अगर पढ़ना है तो पढ़ लें, पढ़ के समझ कुछ आएगा नहीं, लेकिन फिर भी दिल की तसल्ली के लिए पढ़ लें, पढ़ना है तो ये कंडीशंस पढ़ लें, फिर मैं आपको हेज की अकाउंटिंग बताता हूं कि करना क्या है। ये पेपर में बाय डिफॉल्ट हुई होंगी पूरी। हाँ जी, कुछ समझ नहीं आया ना, चलिए आगे चलते हैं, अगले पेज पे आए। एक होता है फेयर वैल्यू हेज, एक होता है कैश फ्लो हेज।
और एक होता है हेज ऑफ नेट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन ऑपरेशंस, लेकिन पढ़ाने वाले ये दो ही हैं, फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज। पेज 31 के मिड में तकरीबन मैंने एक टेबल बनाया हुआ है एग्जाम टिप्स कह के, ये मैं आपको फेयर वैल्यू हेज और कैश फ्लो हेज कंप्लीट कराने के बाद बताऊंगा। तो इससे आगे आ जाए नंबर 1 फेयर वैल्यू हेज, ये पढ़ाने लगा। हाँ जी पहुंचे, चले मिसाल से समझाता हूं फिर वहां से पढ़ाऊंगा। हमारे पास एक इन्वेंट्री है, कभी खरीदी थी हमने और 20 मिलियन रुपए की है, लेकिन ये उन चीजों में से है जिनकी प्राइसेस बहुत फ्लक्चुएट होती रहती हैं। अब हमारा इनको ना कुछ अरसे बाद बेचने का इरादा है, ये मैं आपको फेयर वैल्यू हेज पढ़ा रहा हूं। फेयर वैल्यू हेज, हेज की अकाउंटिंग, और उनमें से पहला है फेयर वैल्यू हेज, ये पढ़ाने लगा हूं। इन्वेंट्री पड़ी हुई है हमारे पास 20 मिलियन की और हमने इसको कुछ अरसे बाद बेचना है। फिक्र हुई कि इसकी तो वैल्यू बदल जाएगी, तो चूंकि वैल्यू बदलने का डर हुआ तो हमने सोचा इसकी हेजिंग करते हैं, और 1 जनवरी 24 को इरादा हुआ कि इसकी हेजिंग करते हैं, और हेज अकाउंटिंग की कंडीशंस भी पूरी हो गई। और एग्जाम में बाय डिफॉल्ट हेजिंग करते ही कंडीशंस पूरी हो जाएंगी। अदरवाइज अगर वो टूटी फूटी अंग्रेजी पड़ी है तो उसमें लिखा हुआ है कि फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन होनी चाहिए और फलानी रेशियो मेंटेन होनी चाहिए, तो एग्जाम में बाय डिफॉल्ट हो रही होती है पूरी। तो जिस दिन हम हेजिंग कराएंगे, क्या मतलब हेजिंग कराएंगे, जिस दिन हम फॉरवर्ड फ्यूचर ऑप्शन करेंगे उस दिन हो गई कंडीशंस पूरी। तो हेज अकाउंटिंग कंडीशंस पूरी हो गई क्योंकि हमने एक फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। पिछला लेक्चर लेके आए ना, फॉरवर्ड के ऊपर गेन लॉस, फ्यूचर के ऊपर गेन लॉस लिया है कि नहीं? फॉरवर्ड ले लिया, फ्यूचर भी, चलो बहुत है। तो 1 जनवरी 14 को हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। नहीं, ये तो ज्यादा टाइम हो जाएगा। 1 नवंबर को, 1 नवंबर 24 को हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और 31 दिसंबर आ गया, ईयर एंड आ गया। अच्छा, इन्वेंट्री हमने पहले की खरीदी हुई थी, 1 नवंबर को हमने जाके हेजिंग की। तो अब यहां से आगे चलना है, यहां से आगे ईयर एंड पे और सेटलमेंट पे। ये मैंने फॉरवर्ड फ्यूचर वगैरह के गेन लॉस पढ़ाते हुए भी बताया था कि हर ईयर एंड पे और सेटलमेंट डेट पे क्या करेंगे, हम फेयर वैल्यू की गेन लॉस की अकाउंटिंग करने लगे। तो ईयर एंड आया और इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू 3 मिलियन से बढ़ गई। इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू 3 मिलियन से बढ़ गई। किस दिन से कंपेयर करके 3 मिलियन से बढ़ गई? यानी 23 मिलियन हो गई। यहां से इन्वेंट्री तो हमने कॉस्ट रिकॉर्ड की हुई थी ना पहले, इस दिन कंडीशंस पूरी हुई। अब यहां से हेज का हिसाब किताब शुरू होगा। यहां से जो 2 महीने गुजरे, इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू 3 मिलियन बढ़ गई और वो जो हमने फॉरवर्ड किया हुआ था उस पे हो गया लॉस। $2.6 मिलियन का। तो फेयर वैल्यू हेज ये है कि हेज्ड आइटम की फेयर वैल्यू में जो गेन लॉस आए उसको भी रिकॉर्ड करना है, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट में जो गेन लॉस आए किस दिन से कंपेयर करके, जिस दिन से हेजिंग शुरू की है। जब इन्वेंट्री खरीदी थी तब नहीं, जब से हेजिंग शुरू की है। तो जो हेज्ड, मैं फेयर वैल्यू हेज बता रहा हूं, हेज्ड आइटम पे जो उस दिन से ऑनवर्ड गेन लॉस आना शुरू हुआ, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे कब कर रहे हैं हम ये काम, ईयर एंड पे आके। ये दोनों गेन लॉस अकाउंट फॉर होंगे और ये दोनों गेन लॉस P&L में जाएंगे, अनलेस कि ये कोई ऐसा एसेट था जिसपे गेन लॉस OCI में जाया करता था, तो फिर ये दोनों OCI में जाएंगे, वरना ये दोनों P&L में जाएंगे। तो ईयर एंड के ऊपर अकाउंटिंग हो जाएगी, इन्वेंट्री की फेयर वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेंट्री हो जाएगी डेबिट, यानी इन्वेंट्री की वैल्यू बदल देंगे। ये गेन लॉस हम इन्वेंट्री में ही शामिल कर लेंगे और P&L क्रेडिट। और अगर पिछला लेक्चर लिया हुआ है तो ये जो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट पे लॉस हो गया, P&L डेबिट, और क्या क्रेडिट करूं, फाइनेंशियल लायबिलिटी क्रेडिट। ये फेयर वैल्यू हेज है कि हर ईयर एंड पे, मैंने भी ईयर एंड करके दिखाया है और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन कराने लगा उससे फिर मैं सेटलमेंट डेट भी करा देता हूं। तो फेयर वैल्यू हेज ये है कि जिस आइटम का हेज कराया है, यानी हेज्ड आइटम। अच्छा, इन्वेंट्री का हेज क्या कराया होगा, हमें इन्वेंट्री बेचने से डर लग रहा है ना, तो हमने हो सकता है इन्वेंट्री बेचने का फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। जैसे मैंने पहले मिसालें दी थी पिछली क्लास में, तो उसमें एक शेयर्स की मिसाल दी थी और एक डॉलर्स की मिसाल दी थी। अब मैं इन्वेंट्री की मिसाल दे देता हूं कि हमने कल को इन्वेंट्री बेच रही है और हमें इसको बेचने से डर लग रहा है, तो हमने उसके लिए आज ही रेट तय कर लिया। ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो हमने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हेजिंग के लिए इस्तेमाल कर लिया। तो हेज अकाउंटिंग की अगर कंडीशंस पूरी हो गई तो अब वहां से ऑनवर्ड गिनती गिननी है ईयर एंड पे आके। यहां से ईयर एंड तक जो इन्वेंट्री की वैल्यू में चेंजेस आई उसको भी अकाउंट फॉर करना है P&L में, और वो जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट था उसके ऊपर भी जो गेन लॉस आया वो भी P&L में अकाउंट फॉर करना है। और यही दोनों काम, यानी हेज्ड आइटम के ऊपर मजीद गेन लॉस
और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे मजीद गेन लॉस, इसको सेटलमेंट पे दोबारा अकाउंट फॉर करना, ये फेयर वैल्यू हेज है। मैं एक सवाल बनाया हुआ है, उसके जरिए ये और पूरा करा के तो फिर अंग्रेजी पढ़ा देता हूं। इस एक मिसाल को अगर लिखना चाहें तो लिख लें अपने अल्फाज में साथ कुछ लिखने के लिए, और फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन पे आइएगा। हाँ जी, यहां पे पीएनएल में जाना है। अगर इस आइटम का गेन लॉस भी पीएनएल में ले जाने के काबिल है, अगर ये होती कोई इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ओसीआई वाली, तो फिर ये गेन लॉस भी ओसीआई में जाता, तो फिर ये भी ओसीआई में जाता। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करा के ना एक दो सवाल खुद और जबानी बना के भी बताता हूं। चलें प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 देखें। सेट 5 में प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 पढ़े, मैं बोर्ड पे करके दिखाता हूं। हाँ जी, सवाल कहा था पढ़ने को। 1 दिसंबर 2019 को हमने 10,000 ऑन्सेस खरीदे, एक मटेरियल XYZ इन्वेंट्री खरीद ली, और 220 रुपए पर ऑन्स। उसी दिन ही हमें फिक्र हुई कि इसकी वैल्यू गिर जानी है। हो सकता है हमने खरीद के आके किसी को बेचना होता हो, तो हमें फिक्र हुई कि इसकी वैल्यू ना गिर जाएगी, तो हमने फिर उसी दिन ही फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में जाके हेजिंग कर ली। ये कैसे पता चला? लिखा फ्यूचर मार्केट। और अगर आपको पिछला लेक्चर थोड़ा बहुत याद हो तो हम जिस काम से डर रहे थे वही काम हमने फ्यूचर मार्केट में जाके कर लिया। वो जो मैंने लास्ट टाइम भी 2 मिसालें दी थी पिछली क्लास में। हम कल को मटेरियल को खरीदने से डर रहे हैं कि बेचने से? बेचने से। तो हमने बेचने पे भी पिछले साल में बताया था, जिस बात से डर रहे हैं ना उसी पे जुआ लगाना है। तो हम इसको बेचने से डर रहे हैं, तो हमने बेचने का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। किस दिन जाके? 1 दिसंबर को ही जाके। और बाय डिफॉल्ट 1 दिसंबर को ही सारी कंडीशंस पूरी हो गई।
अब करना क्या है, ईयर एंड पे और सेटलमेंट डेट पे फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग चलानी है। क्या अकाउंटिंग चलानी है, इस मटेरियल की वैल्यू में भी जो गेन लॉस है वो भी P&L में जाएगा, और जो इस फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट पे गेन लॉस है वो भी P&L में जाएगा। तो सबसे पहले 1 दिसंबर 19 को प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 सेट 5 पढ़ा रहा हूं। 1 दिसंबर 19 को इन्वेंट्री खरीदी, तो इन्वेंट्री हो गई डेबिट और कैश क्रेडिट। कितने की खरीदी, 220 का एक है और 10,000 है, तो 220 22 लाख हो गया। और 1 दिसंबर को ही हम फ्यूचर मार्केट में चले गए और बाय डिफॉल्ट हेज अकाउंटिंग की कंडीशंस पूरी हो गई। अब पहला पड़ाव आएगा अकाउंटिंग ईयर एंड पे। अकाउंटिंग ईयर एंड पे हमने दो चीजें कैलकुलेट करनी है। हेज्ड आइटम की वैल्यू में क्या गेन लॉस आया, तो 31 दिसंबर पे इस मटेरियल की प्राइस कितनी हो गई है, 200 हो गई, 20 रुपए का लॉस आ गया। जब खरीदा था उस दिन इसकी फेयर वैल्यू पे खरीदा होगा तो 220 थी। ईयर एंड पे हमने फेयर वैल्यू हेज अकाउंटिंग चलाते हुए अकाउंटिंग ईयर एंड आया तो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी और हेज्ड आइटम भी वैल्यू गेन लॉस निकालना है। तो इन्वेंट्री पे आ गया 20 रुपए का लॉस, तो ये लॉस 31 दिसंबर ईयर एंड P&L में डेबिट हो गया और इन्वेंट्री क्रेडिट हो गई। 20 रुपए का लॉस, 10,000 ऑन्सेस हैं, कितना हो गया, 2 लाख। हेज्ड आइटम की जो वैल्यू में गेन लॉस आया वो उस आइटम की कैरिंग अमाउंट में एडजस्ट करके P&L में डाल दिया। और दूसरा काम क्या करूं 31 दिसंबर को, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे भी गेन लॉस, तो फ्यूचर मार्केट का गेन लॉस निकालते हैं। ये आपको पिछली क्लास में सिखाया था। 31 दिसंबर पे खड़े हैं, पहली दफा हमने फ्यूचर मार्केट में क्या किया था, सेल, कितने रुपए पे, 215। और ईयर एंड पे गेन लॉस निकालने का तरीका कि अगर हम अभी फ्यूचर मार्केट में चले जाएं और एक और बाय का वादा कराएं तो अब की बार वो कितने पे रुपए पे होगा, 198। और हमें इस पे गेन हुआ नजर आ रहा है 17 रुपए का, लेकिन ये तो है पर आउंस। टोटल गेन कैसे निकलेगा, 17 रुपए। एक कॉन्ट्रैक्ट में कितने आउंस है, एक कॉन्ट्रैक्ट में कहीं नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं, तो फिर वो नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई करके ही 10,000 दिया हुआ है, 170,000। ये हो गया फ्यूचर मार्केट का गेन। अब चूंकि गेन है तो डेबिट क्या करूं, फाइनेंशियल एसेट। ये हेज अकाउंटिंग हो गई कि ईयर एंड के ऊपर हेज्ड आइटम का गेन लॉस भी रिकॉर्ड किया, वो भी P&L में गया, और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन लॉस भी रिकॉर्ड किया, वो भी P&L में गया। जी, उस वक्त नहीं करते। फ्यूचर मार्केट में जब पहली दफा जाते हैं ना, उस वक्त कोई अकाउंटिंग नहीं होती। टाइम गुजरेगा तो उसमें गेन लॉस निखर के सामने आना शुरू होगा, तो इसलिए ईयर एंड पे जाके पहली दफा अकाउंटिंग होगी इसकी। जी 31 दिसंबर। अच्छा, अब हम आते हैं आगे। अब जब सेटल होने लगा है, 1 मार्च को हमने इस हेज्ड आइटम को बेच दिया, तो वो जो फ्यूचर मार्केट में हमने इसकी हेजिंग करनी थी, फ्यूचर मार्केट से मामला भी जाके क्लोज कराएंगे। तो एक तो हम इस हेज्ड आइटम को बेचेंगे, तो ईयर एंड पे भी ये एंट्रीज करनी है और सेटलमेंट डेट पे भी करनी है। तो सेटलमेंट डेट पे हम इन्वेंट्री का गेन लॉस दोबारा रिकॉर्ड करते हैं, 1 मार्च 20। अब इन्वेंट्री 200 रुपए से कहां पहुंच गई, 195। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग में शायद कोई पूछना चाह रहा हो, सामने तो कोई नहीं पूछ रहा। पहले पैराग्राफ में जो लिखा हुआ है ना 220 रुपए, ये हमने एक्चुअली 1 दिसंबर को 220 रुपए का XYZ खरीदा है, और उसी दिन जब फ्यूचर मार्केट में गए तो वहां पर जो प्राइस चल रही थी जिसपे हमने जाके वादा किया था वो 215 रुपए थी। तो 215 रुपए फ्यूचर मार्केट में जो प्राइस ट्रेड हो रही वो है, और 220 का हमने असल में मटेरियल खरीदा। दूसरा पैराग्राफ, 31 दिसंबर पे असल मार्केट में ये मटेरियल 200 रुपए का हो गया हुआ है, और अगर 31 दिसंबर को हम दोबारा फ्यूचर मार्केट में जाते तो तब वहां फ्यूचर मार्केट में प्राइस रेट 198 चल रहा था। फिर हम फाइनली 1 मार्च 20 पे मटेरियल बेच रहे हैं 195 का।
तो कितने रुपए का मजीद नुकसान हो गया? इन्वेंट्री में मजीद कितना नुकसान हो गया? जाग रहे हैं? ईयर एंड पे 20 का लॉस करके 200 तक इन्वेंट्री आ गई थी, अब मजीद 5 रुपए गिर गए, तो 5 रुपए का मजीद लॉस हो गया। P&L डेबिट और इन्वेंट्री क्रेडिट, 5 रुपए का हो गया मजीद लॉस। और फ्यूचर के ऊपर भी दोबारा गेन लॉस चेक करना पड़ेगा, क्योंकि ईयर एंड पे भी और सेटलमेंट डेट पे भी हेज्ड आइटम भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट भी फेयर वैल्यू पे अब गेन लॉस की अकाउंटिंग करनी है। वर्किंग वन में 1 मार्च पे आते हैं। पहले दिन हमने क्या किया हुआ है? सेल का वादा किया हुआ, क्लास ली है, सेल का वादा किया हुआ है 1 दिसंबर पे, कितने रुपए पे? और अब हम फाइनली, ये तो था अगर जाएं तो, अगर ईयर एंड पे चले जाएं तो ये था। अब तो हम वाकई जा रहे हैं 1 मार्च को, वाकई फ्यूचर मार्केट चले गए पिछला वादा क्लोज करने। तो अब हमें जब फ्यूचर मार्केट में जाके वादा क्लोज करने के लिए रेट कितना मिला? 198 नहीं 192 23, लेकिन हम इसमें से ऑलरेडी रिकॉग्नाइज कर चुके हुए हैं, तो 6 का हम मजीद रिकॉग्नाइज करेंगे। तो इस 60,000 रुपए की गेन की क्या काउंटिंग हो जाएगी? फाइनेंशियल एसेट और डेबिट और P&L क्रेडिट। फेयर वैल्यू हेज ईयर एंड पे और सेटलमेंट डेट पे, हेज्ड आइटम भी और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे भी जो भी फेयर वैल्यू का गेन लॉस आएगा, फेयर वैल्यू का गेन लॉस मुनासिब नहीं है मेरा कहना वर्ड, हेज्ड आइटम पे जो फेयर वैल्यू की चेंजेस आएंगे और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे जो गेन लॉस आएगा, मतलब मैं इसको फेयर वैल्यू गेन लॉस नहीं कह रहा, ये तो फ्यूचर मार्केट का गेन लॉस है ना। जिस दिन कंडीशंस पूरी हुई थी, कौन सी कंडीशंस? हेज अकाउंटिंग वाली, उस दिन से आगे चलते हैं, 2 पड़ाव आएंगे, ईयर एंड और सेटलमेंट डेट। जिस दिन हेज अकाउंटिंग की कस्में खाई उससे आगे ईयर एंड पे आते हैं। इन्वेंट्री की उस दिन से जो वैल्यू चेंज हुई उसको गेन लॉस रिकॉर्ड किया, और इस दौरान जो डेरिवेटिव के ऊपर गेन लॉस आया वो रिकॉर्ड किया। फ्यूचर पे गेन लॉस कैसे निकाला? ऐसे। फॉरवर्ड के ऊपर गेन लॉस निकालना भी बताया था कि हमने जब फॉरवर्ड किया था तब, और अगर दोबारा फॉरवर्ड करते तो क्या होता। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1 पिछला लेक्चर। ईयर एंड पे ये 2 एंट्रीज की और सेटलमेंट डेट पे फिर दोबारा से यही 2 एंट्रीज की कि ईयर एंड के बाद मजीद इस इन्वेंट्री की क्या वैल्यू चेंज हुई और मजीद इस डेरिवेटिव पे क्या गेन लॉस आया। तो फेयर वैल्यू हेज के अंदर ईयर एंड पे और सेटलमेंट डेट पे इन दोनों गेन लॉस की अकाउंटिंग होगी। किन दोनों गेन लॉस की? हेज्ड आइटम की जो वैल्यू में चेंज आया है, किस दिन से? कंडीशन पूरी होने के बाद से, उसका गेन लॉस P&L में, और डेरिवेटिव के ऊपर जो गेन लॉस है वो P&L में जाएगा। सिर्फ एक एक्सेप्शन है कि अगर ये हेज्ड आइटम वो होती जो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स है OCI वाली, तो फिर ये दोनों गेन OCI में जाते हैं। और अब फाइनली सेटल होने लगा है। इन्वेंट्री हमने बेच दी, कैश डेबिट, चाहे आप सेल्स क्रेडिट कर दें चाहे इन्वेंट्री क्रेडिट कर दें, क्योंकि हम 195 रुपए पे ले तो आए ही हुए इन्वेंट्री को। और ये फ्यूचर मार्केट से हम पैसे लेके घर आ जाएंगे। ये 23। एक मिनट दानो।
जी पूछें आप जी। अच्छा, इस सवाल में अगर ये 1 मार्च की बजाय 31 मार्च को सेल कर रहा होता तो उस दिन ये 192 की जगह कुछ और होता और वो यकीनन वही होता जितने का ये असल में बेच रहा होता। यानी फर्ज कर लें 1 मार्च की बजाय ये 31 मार्च को बेच रहा होता और ये 31 मार्च को 188 का बेच रहा होता, तो ये भी 188 होता और यकीनन उस दिन ये प्राइस भी 188 ही होती। आखिरी दिन आके सेम हो जाया करती है, ये बीएफडी की चीज है। लेकिन जो फाइनली फ्यूचर मार्केट, मैंने बताया था फ्यूचर मार्केट में ना हम जब एक दफा जाते हैं तो दोबारा जाना ही जाना है, क्योंकि हमें इस पे गेन लॉस सेटल करना है। आज अगर सेल का वादा करके आए हैं तो कल को दोबारा जाना ही है। मेच्योरिटी से पहले किसी दिन चले गए तो चले गए, वरना मेच्योरिटी पे तो जाना ही जाना है। तो अब अगर हम मेच्योरिटी पे जाएंगे तो उस वक्त फाइनली जो क्लोजिंग प्राइस होगी वो उतनी ही होगी जितनी वैसे मार्केट में चल रही होगी। यानी फ्यूचर की मेच्योरिटी डेट के ऊपर जो प्राइस चल रही होती है फ्यूचर मार्केट में वो वही होगी जो उस आइटम की स्पॉट प्राइस होती है। लेकिन ये बहुत बीएफडी की ऊंची ऊंची बातें हैं, तो इसलिए मुझे पता भी नहीं चल रहा कि आपको कुछ पकड़ी भी जा रही है कि नहीं पकड़ी जा रही। इस सवाल में ये खासतौर पे 2 काली काली एंटी जो दिखाई है ना, ये फेयर वैल्यू हेज बता रहा हूं कि जिस आइटम का हेज कर रहे हैं उसमें जो वैल्यू चेंजेस आई, फेयर वैल्यू की जो चेंजेस आई उनको भी, और जो हेजिंग इंस्ट्रूमेंट है उसका भी गेन लॉस ईयर एंड पे और फाइनली सेटलमेंट डेट पे। हाँ जी, ये नोटेड। चलें एक सवाल वैसे मैं और लिखवाता हूं। बल्कि ठहरे, एक सवाल जब ऑलरेडी बना हुआ है पहले वो बता देता हूं, फिर प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 देखें। प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 ये करते हैं, पहले प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 पढ़ लें।
अच्छा, ये ना मैंने पिछले पेज पे लिखी हुई है बात, अब लिखी हुई है, बस इधर जबानी देख लें। हेज्ड आइटम क्या है, क्या होती है? जिसके रिस्क को कवर करें, जिस बात से हम डर रहे हैं। तो ये हमारा कोई एसेट लायबिलिटी भी हो सकती है, यानी हमने कोई इन्वेंट्री खरीदी हुई है, जो भी सवाल किया, हमने शेयर्स खरीदे हुए हैं, हमने लोन लिया हुआ है और हमें डर है कि कल को रेट ना चेंज हो जाए, तो या तो वो हमारा कोई रिकॉग्नाइज्ड एसेट लायबिलिटी है, या फिर हमारा खुद से किया हुआ कोई इरादा हो सकता है। इसको कहते हैं हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, यानी हमारा प्लान है कि हम अगले महीने मशीनरी इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट की नहीं है अभी, हमारा प्लान है कि हम इंपोर्ट करेंगे। हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन। और एक इससे थोड़ा सा पक्का दर्जा हो सकता है अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट। फॉर एग्जाम्पल, हम मशीनरी खरीदने का परचेज ऑर्डर दे चुके। इसमें और उसमें फर्क यह है कि ये इरादा है, ये वादा है। हम मशीनरी खरीदेंगे, आपसे कांटेक्ट कर लिया, फर्म कमिटमेंट। अभी हमने खुद से सोचा हुआ है कि खरीदेंगे। हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन। खरीद चुके हुए वाला एसेट, खरीदने का इरादा वाला एसेट, खरीदा नहीं है लेकिन वादा कर चुके हैं। तो ये तीनों चीजें हेजिंग करानी पड़ सकती है। दोबारा मिसाल, हम कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट कर चुके, हमें डर है कि इसकी वैल्यू गिर जाएगी, तो हम उस इन्वेस्टमेंट की हेजिंग करना चाह रहे हैं। ये मिसाल हो गई। हमने एक मशीनरी इंपोर्ट करनी है, तो उसमें रिस्क क्या है, डर क्यों रहे हैं हम? एक्सचेंज रेट से डर रहे हैं। तो अभी मशीनरी इंपोर्ट करने का सिर्फ इरादा किया है, किसी को भी ऑर्डर नहीं दिया। हाईली प्रोबेबल फोरकास्ट ट्रांजैक्शन, हमें इससे भी डर लग रहा है, इसकी भी हेजिंग कर सकते हैं। परचेज ऑर्डर इशू कर चुके, सप्लायर को कह दिया, वो कहता है ठीक है जी 4 महीने में आपको मशीन डिलीवर हो जाएगी, पैसे दे देना। हमें किस बात से डर लग रहा है? एक्सचेंज रेट से। तो हमने परचेज ऑर्डर की एंट्री कर ली होगी? नहीं। तो अनरिकॉग्नाइज्ड फर्म कमिटमेंट। फर्म कमिटमेंट क्यों? कमिटमेंट कर ली, मुकर नहीं सकते। तो ये तीनों शक्लें हो सकती हैं उन आइटम्स की जिनकी हेजिंग करनी है। पिछले प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 में हमने इसकी हेजिंग की थी। अब किसकी करने लगे प्रैक्टिस क्वेश्चन 3 में? जी, अब हम इसकी करने लगे क्योंकि हमने कमिटमेंट कर ली हुई है कि मशीन खरीदनी है। अब हम इसकी करने लगे। जी, ये 3 बातें लिखी। चले, अब इस सवाल में हमने इसकी करनी है हेजिंग। तरीका वही है, जब कंडीशंस पूरी हो गई। बाय डिफॉल्ट कब पूरी हो गई है? बाय डिफॉल्ट कब पूरी हो गई? 1 अक्टूबर को, जब हमने फ्यूचर मार्केट में छलांग लगा दी। जब हमने हेजिंग कर ली तो बाय डिफॉल्ट हो गई कंडीशंस पूरी। अब हमें 1 अक्टूबर से आगे चलना है। पहला पड़ाव कब आएगा? ईयर एंड पे। 31 दिसंबर 19 आ गया ईयर एंड। अच्छा, पिछले सवाल के अंदर इन्वेंट्री हमारी बुक्स में मौजूद थी, एक चीज फिजिकली मौजूद थी, और उसकी फेयर वैल्यू में चेंज की बात कर रहे थे। अब तो बुक्स में है ही कुछ नहीं। तो फिर हम ये फैसला कैसे करें कि हेज्ड आइटम पे गेन हुआ कि लॉस हुआ? कॉन्सेप्चुअली सोचा जरा। इस पे ईयर एंड तक पहुंचते पहुंचते हमें खुशी बढ़ गई या दुख होना शुरू हो गया? हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम 1 अक्टूबर को जब ये वादा कर चुके थे, ईयर एंड तक आते आते हालात कहां पहुंच गए? जब हमने ये वादा किया था कि हम मशीन खरीदेंगे, उस वक्त डॉलर कितने का था? 150 का। ईयर एंड आते आते हमें डर लगना शुरू हो गया था कि डॉलर बढ़ जाना है, और ईयर एंड तक आते आते कितने का हो गया? 150, 4.5। तो अब ये जो 4.5 रुपए का हमें दुख हो रहा है, ये इस पे नुकसान है। देखें, अगर हम फौरन खरीद लेते तो बस पर बात खत्म हो जाती। इंतजार वक्त गुजरने की वजह से नुकसान हो रहा है ना। पिछले सवाल में इन्वेंट्री बुक्स में मौजूद थी, एक फिजिकल चीज मौजूद थी, उसकी वैल्यू गेन लॉस समझ आती थी बात। ये तो हवाई बात है। तो ये दोनों है हवाई बातें। इनमें गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये आपने खुशी और फिक्र से पहचानना है। ये खुशी और फिक्र वाली बात नहीं समझ आई। देखिए, इन्वेंट्री फिजिकली मौजूद थी ना, तो इन्वेंट्री हमारा एसेट था।
इसकी वैल्यू बढ़ना गेन था, वैल्यू गिरना लॉस था, समझ आती थी। ये तो हवाई चीजें हैं, तो इनमें हेज्ड आइटम का गेन लॉस कैसे निकलेगा? खुशी और फिक्र। अगर हमें कुछ देख के खुशी हो रही है तो मतलब गेन हुआ है, दुख हो रहा है तो लॉस हुआ है। तो हमें इस वक्त दुख हो रहा है कि अगर हम अभी ही मशीन खरीद लेते तो 150 रुपए का डॉलर होता। हमने इतना इंतजार किया, डॉलर बढ़ के 154.5 तक चला गया हुआ है, तो ये जो दुख हुआ है हमें इस पे लॉस हो गया। तो 31 दिसंबर 19 ₹4.5 का हो गया लॉस, P&L डेबिट। अच्छा, ये ₹4.5 तो पर डॉलर है, इंटू 2 मिलियन, 9 मिलियन है। पिछले सवाल में इन्वेंट्री थी हेज्ड आइटम, तो क्रेडिट करने के लिए इन्वेंट्री को ले लिया था। अब तो हवाई चीजें हेज्ड आइटम, तो हमें इनके लिए एक हवाई नाम क्रिएट करना पड़ेगा। वो हवाई नाम है फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी। नुकसान हो रहा है तो फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी, फायदा हो रहा होता तो फर्म कमिटमेंट एसेट। फ्यूचर का रेट, फॉरवर्ड नहीं, फॉरवर्ड तो पहले तय हो गया होता है। फ्यूचर मार्केट में रेट्स अपडेट हो रहे होते हैं, तो जब फ्यूचर मार्केट की मैच्योरिटी आ जाएगी तो जो फ्यूचर मार्केट में प्राइस चल रही होगी वो वही होगी जो उस दिन असल मार्केट में चल रही होगी। ये 9 मिलियन वाली बात। अच्छा, ये हमने हेज्ड आइटम का गेन लॉस रिकॉर्ड किया। अब एक और क्या करना है, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन लॉस। तो वो चूंकि फ्यूचर है तो वो कल अभी पिछले सवाल की तरह हम 31 दिसंबर 19 पे खड़े हैं। अभी जाके पहले 1 अक्टूबर को वादा क्या किया था, बाय का, सेल का, बाय का। कितने रुपए पे डॉलर था? अगर अभी ईयर एंड पे चले जाते तो यकीनन सेल का वादा करते। तो अगर अभी चले जाते तो अभी फ्यूचर मार्केट में क्या रेट चल रहा है? ₹5 का फायदा, नुकसान, फायदा। टोटल कितना फायदा? $2 मिलियन, 10 मिलियन। चूंकि फायदा है तो क्या डेबिट? फाइनेंशियल एसेट डेबिट और P&L क्रेडिट। तो ईयर एंड पे हेज्ड आइटम की भी वैल्यू में जो चेंज आया और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट पे जो गेन लॉस आया वो P&L में रिकॉर्ड हो गया। पिछले सवाल में हेज्ड आइटम अगर एक एसेट लायबिलिटी था तो वो एसेट लायबिलिटी डेबिट, और अगर वो हवाई चीज थी तो फिर वो हवाई चीज डेबिट क्रेडिट। अच्छा, हवाई चीज क्यों डेबिट क्रेडिट की? क्योंकि अभी वो एसेट था नहीं। जब कल मशीन आ जाएगी ना तो ये हवाई चीज उसमें ट्रांसफर कर देंगे। अभी करते हैं मार्च में। चले, 31 मार्च का दिन आ गया। अब 31 मार्च पे चूंकि वाकई मशीन खरीदने लगे हैं तो अब सेटलमेंट होने लगी है। तो चूंकि सेटलमेंट होने लगी है तो फेयर वैल्यू हेज, ये दोनों काम दोबारा करने पड़ेंगे। अब 31 दिसंबर 19 से 31 मार्च 20 पे आते हैं। हेज्ड आइटम क्या है ये? तो अब बताएं, मजीद दुख हो गया या खुशी हो गई? मजीद दुख हो गया। कितना? ईयर एंड तक दुख कहां तक पहुंच गया था? 154.5। अब दुख बढ़ के कहां तक चला गया? तो ₹5.5 का नुकसान हो गया मजीद। तो 31 मार्च 20 P&L और डेबिट, और यही हवाई लायबिलिटी क्रेडिट। कितना? 11 मिलियन। और दूसरी एंट्री, हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन लॉस 31 मार्च 20। ओरिजिनली वादा था बाय का 152, और ये तो था अगर
कि अगर ईयर एंड पे चले जाएं, अब तो हम वाकई चले जाएंगे। अब जब वाकई जाएंगे और सेल का वादा करके आएंगे, तो भी बताया था कि फ्यूचर की मैच्योरिटी डेट वाले दिन फ्यूचर की प्राइस वही चल रही होगी जो असल में चल रही होगी। तो असल में हो गया हुआ है डॉलर 160 का, तो 8 रुपए का, लेकिन ऑलरेडी रिकग्नाइज है 5, तो हम 3 रुपए का और रिकग्नाइज कर लेंगे। गेन है चूंकि, तो फाइनेंशियल एसेट और P&L। फ्यूचर मार्केट में अगर एक बार चले गए ना, तो दोबारा जाना ही जाना है। फ्यूचर मार्केट का ये मैकेनिज्म है। अगर पहली दफा बाय का वादा करके आए थे, तो अगली दफा सेल का करना ही करना है, क्लोज होना ही होना है, वरना वो पकड़ लेंगे आगे में। हमें फायदा नजर आ रहा होगा तो हम जाएंगे, नुकसान नजर आ रहा होगा तो वो ले जाएंगे उठा के। नहीं, वो तो फिर फ्यूचर मार्केट में असल में ना इन्होंने मार्जिन रखना होता है, सिक्योरिटी रखवानी होती है, तो वो सिक्योरिटी एडजस्ट करा दें, मार्जिन कहते हैं उसको। तो वो फिर ऑलरेडी हमारा पैसा कट जाता है, वो पहले हम पैसा रखवा चुके होते हैं। हाँ जी, ये 4 एंट्रीज ओके। अच्छा, अब फाइनली सेटलमेंट करते हुए गेन लॉस तो रिकॉर्ड हो गया, तो अब हम मशीन खरीद लेंगे और वहां से फायदा नुकसान लेके घर आ जाएंगे। इकतीस मार्च को फ्यूचर मार्केट से जब घर आएंगे तो टोटल कितने पैसे लेके आए? 16 मिलियन कैश, 16 मिलियन ये हम फ्यूचर मार्केट से जीत के आ गए। और मशीन खरीद लेते हैं जाके, कितने की खरीदें? 160, 320 मिलियन। और ये जो मैं 20 के बाद एंट्री करने लगा हूं, ये दोनों कंपाउंड भी कर सकते हैं। हमने एक हवाई लायबिलिटी बना के रखी हुई है। हवाई क्यों बनानी पड़ी थी? क्योंकि उस वक्त एसेट था नहीं, तो अब उस हवाई लायबिलिटी को खत्म करके मशीन में ही ट्रांसफर कर देंगे। तो हवाई लायबिलिटी डेबिट, फर्म कमिटमेंट लायबिलिटी डेबिट और मशीन क्रेडिट कितने से? 20 मिलियन। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन 3। और अब आपको फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग पढ़ा देता हूं, अंग्रेजी पढ़ा देता हूं। क्या हुआ? ये 160 रुपए हम असल में मशीन जब खरीदेंगे, ये तो देखें हमने सिर्फ जुए लगाए हुए थे और वहां से जीत के आ गए। अब मशीन जब असल में खरीदेंगे तो डॉलर तो देना है ना, तो वो 160 रुपए का। इनकी सारी एंट्रीज अच्छी तरह देख लें, कुछ पूछना है तो पूछें, फिर आपको मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूं। ये सारा कुछ जो समझा दिया वो अंग्रेजी पढ़ाता हूं फिर। ये जो हेज अकाउंटिंग है ना, हेज अकाउंटिंग के एक्टिवेट होने से पिछले वाले सब रुक जाते हैं। जैसे पिछले सवाल में इन्वेंट्री डेबिट क्रेडिट की थी तो IS2 पीछे रह गया था। हेज अकाउंटिंग जब एक्टिवेट हो जाती है तो फिर वो नॉट स्टैंडिंग एनीथिंग, तो तभी तो इन्वेंट्री पे भी वो लॉस रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था। इसीलिए तो इतनी शर्तें रखी हुई है जो हमें इतनी समझ नहीं आ रही, क्योंकि उन्होंने फॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन हो और फलानी रेशो मेंटेन होती हो। तो अगर ये कंडीशंस पूरी हो रही हैं तो हेज अकाउंटिंग एक्टिवेट हो जाती है और बाकी अकाउंटिंग रुक जाती है। फिर इस सवाल में बताएं जो पूछना जी। हाँ, अगर इसको BFD के एंगल से देखेंगे ना, तो BFD के एंगल से ये बनेगा कि हमारी जेब से इवेंचुअली पैसे कितने गए। हमें ये मशीन 320 की पड़ी, 320 की पड़ी, लेकिन हमने इस जुए की मार्केट से 20 मिलियन कमा लिए।
तो इफेक्टिवली हमें 300 की पड़ी, ये वो 300 है। कैश कितना? हाँ तो वो बाकी पीएनएल में इफेक्ट रह गया ना, बाकी इफेक्ट पीएनएल में रह गया जी। इसमें बताएं और इन्वेंटरी वाले में किस चीज का डिफरेंस आ रहा है? हाँ जी, इन्वेंटरी में डिफरेंस इसलिए आ रहा है क्योंकि उसमें हमने 31 मार्च नहीं 1 मार्च को ही क्लोज कर दिया था। यहां पर 31 मार्च पे क्लोज किया तो फ्यूचर की दूसरी वाली प्राइस और मशीन की प्राइस 160 ही थी, इसलिए टैली कर रहा है। इस सवाल में और सवाल? अच्छा अब ना आप अंग्रेजी पढ़ के देखिए, आप आइए पेज 31 पे। ये जो मैंने फेयर वैल्यू हेज की अंग्रेजी लिखी हुई है सारी, थोड़ा थोड़ा करके चलते हैं। पहले आपने फेयर वैल्यू हेज की अंग्रेजी पेज 31 सेट 5 पे हूं मैं, चैप्टर पेज 31 मिड से नीचे फेयर वैल्यू हेज। फेयर वैल्यू हेज की 2.5 लाइन भी पढ़ लें, अकाउंटिंग फॉर फेयर वैल्यू हेज पॉइंट ए भी पढ़ लें और पॉइंट बी भी सारा पढ़ लें। सिर्फ एक अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली बात आपको भी समझ नहीं आएगी, वो समझाता हूं, हो सकता है आ जाए, लेकिन आप फेयर वैल्यू हेज सारा पढ़ लें। चलें इफेक्टिव रेट वाली बात मैं समझा देता हूं, शायद समझ ना आई हो। फेयर वैल्यू हेज की सारी अंग्रेजी पढ़ लें, सारा समझा दिया आपको। ये फेयर वैल्यू हेज होता है कि जिस दिन कंडीशंस पूरी हो गई उस दिन से आगे चलें, ईयर एंड पे और सेटलमेंट पे। हेज्ड आइटम का गेन लॉस जो कि असल एसेट भी हो सकता है, हवाई एसेट भी हो सकता है। वो हवाई एसेट भी दो तरह के हो सकते हैं, हमारा इरादा या किसी से वादा। तो उस हेज्ड आइटम का गेन लॉस भी पीएनएल में जाना है और हेजिंग इंस्ट्रूमेंट का गेन लॉस भी पीएनएल में जाना है। लेकिन अगर वो हेज्ड आइटम इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स ओसीआई वाली है तो फिर ये गेन लॉस पीएनएल की बजाय ओसीआई में जाना है। फेयर वैल्यू हेज बता दिया, इसकी सारी अंग्रेजी पढ़ लें। ये अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली भी देखिए, शायद आ जाए बात समझ, पढ़ लें फिर भी। मुझे भी नहीं पता, क्योंकि फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स लेना बहुत गहरा टॉपिक है, तो उसमें तो कई चीजें मुझे भी नहीं पता। हाँ जी, फेयर वैल्यू हेज की अकाउंटिंग अंग्रेजी। अच्छा यहाँ पे एक बात लिखी हुई है बी में कि जो गेन लॉस है वो हम हेज आइटम की कैरिंग अमाउंट एडजस्ट करेंगे, यानी पिछले साल में जो इन्वेंटरी डेबिट क्रेडिट कर रहे थे, ये मतलब है इस बात का। लेकिन अगर वो इन्वेस्टमेंट इन डिबेंचर्स होती तो वो इन्वेस्टमेंट डेबिट क्रेडिट करने से और वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट पे होती तो इफेक्टिव रेट फिर बदल जाता ना, तो वो नया निकालते, ऑनवर्ड्स के लिए नया निकालना पड़ता। ये इसी पैराग्राफ के दूसरे सेंटेंस का मतलब है। बी के पहले ही पैराग्राफ में दूसरा सेंटेंस है कि अब अगर इस एंट्री में वो अमोर्टाइज्ड कॉस्ट वाली इन्वेस्टमेंट होती तो वो तो हम बदल रहे हैं डेबिट क्रेडिट करके, तो उसके लिए फिर हमें ऑनवर्ड्स अकाउंटिंग इंटरेस्ट की चेंज करनी पड़ती, नया इफेक्टिव रेट निकालना पड़ता। और दूसरा पैराग्राफ यही है कि वो जो हवाई चीज बनाई हुई थी उसको फिर हमें एसेट में नेट करना पड़ेगा जब वो एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा। हाँ जी, फेयर वैल्यू हेज। चले नमाज पढ़ लें, फिर कैश फ्लो हेज कराता हूं। ठीक है, 43 बस।